शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम योइची काटागिरी होता है और यही इस सीरीज का मेन हीरो होता है। योइची गरीब होता है, इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का पार्ट टाइम जॉब भी करता है। योइची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसीलिए वो दुगनी मेहनत भी करता है। योइची का बॉस कहता है कि 70,000 ये तो काफी ज्यादा होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें योइची का स्कूल दिखाया जाता है। योइची क्लासरूम में बैठा होता है, वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत अमीर होता है। वो योइची से कहता है कि तुम अगर मेरे पापा से मांग लेते तो वो खुशी खुशी तुम्हें 70,000 येन दे देते। इस लड़के का नाम होता है शिवे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम शावारागी होता है और वो शिवे को डांट रही होती है क्योंकि शिवे हमेशा अपनी अमीरी की बातें करता रहता है। हमें फिर वहाँ पर दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम होता है टेंजी मिकासा और दूसरी लड़की का नाम होता है कोकोरोगी। योइची के सभी दोस्त उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और प्रेज भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन अर्न कर लिए होते हैं। यहाँ पर योइची सोचता है कि उसके दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो चाहता है कि ये दोस्ती कभी भी नहीं टूटे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट जमा किया गया था जिसकी वैल्यू थी 2 मिलियन येन वो चोरी हो चुके हैं। टीचर की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक हमारा हीरो होता है जिसने इतनी मेहनत कर 70,000 येन कमाए थे। यहाँ पर शावारागी सभी को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने कल घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा हुआ था और शावारागी ने लॉकर को लॉक भी किया था। उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी शावारागी को दी गई थी। शावारागी सबसे रोते हुए कहती है जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज हमें वो लौटा दो। अब सभी क्लास वाले ये सोच रहे होते हैं कि आखिर 2 मिलियन येन चोरी किसने किए हैं और सभी लोगों का शक हमारे हीरो योइची पे जाता है क्योंकि वो गरीब होता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अगले दिन से शावारागी और शिबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं जिसके कारण पूरी क्लास का शक अब उन दोनों पे जाने लगा। आगे हम देखते हैं कि योइची अपने अपार्टमेंट में होता है और वो कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी उसके घर पे एक बेल बजती है और उसे एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर उसको शावारागी ने दिया है और लेटर में लिखा होता है कि योइची मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। इसीलिए वो स्कूल के पास रात को 11 बजे योइची से मिलना चाहती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर योइची जब 11 बजे पहुँचता है उसे देखता है कि वहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त खड़े होते हैं। योइची उन लोग को देखता है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। जबकि उसके दोस्त योइची को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सभी लोग यहाँ आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने ही हमें बुलाया है और तुम खुद लेट आए हो। उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ा हुआ था। जब योइची को पता चलता है कि उसके नाम से लेटर मिला है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और वो सभी लेटर्स को पढ़ना चालू कर देता है जिसके बाद वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसे लेटर्स किसी को भेजे ही नहीं। तब हम देखते हैं कि अचानक से शावारागी की आवाज आती है। वो योइची से कहती है कि अपने पीछे देखो। तभी योइची को पीछे से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है जिसके कारण योइची बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते योइची देखता है कि उसके दोस्तों को कोई पकड़ कर ले जा रहा है और उसको बेहोश होने पर पुरानी याददाश्त आती है जहाँ पर एक बड़ा सा इंसान योइची को बताता है कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। और वहाँ पर हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है योइची पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में चीज है वो है तुम्हारे दोस्त। हम देखते हैं कि योइची को होश आ जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक व्हाइट रूम में पड़ा हुआ है और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद है। शावारागी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर अचानक से एक टॉय जैसी चीज बीच में आ जाती है जिसको देखकर कोकोरोगी बताती है कि ये एक असल में एनिमे कैरेक्टर है जो कि दिखने में क्यूट है लेकिन इसकी सारी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम हमें मानाबू बताया जाता है। मानाबू सभी से कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम हर गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और इसी के साथ हर एक गेम में तुम्हें एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। जब सभी लोग ये सुनते हैं कि उन पे 20 मिलियन येन का कर्जा है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा कैसे आ गया। योइची मानाबू को पकड़ कर पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मानाबू बताता है कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे किसी एक दोस्त पर यहाँ पर 20 मिलियन येन का कर्जा है। तभी शिवे वहाँ आ जाता है और योइची को शांत कराता है। तभी वहाँ पर टेंजी मानाबू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। टेंजी को समझ आता है कि उसके ग्रुप में से कोई एक इंसान पर 20 मिलियन येन का कर्जा है और अगर वो सभी लोग पूरा गेम को कंप्लीट कर लेंगे तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे। टेंजी मानाबू से कहता है कि जो तुमने अभी किया है वो एक किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग का केस लग जाएगा जो कि एक क्राइम है। मानाबू कहता है कि लेकिन तुम में से ही किसी ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इस गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी उसकी भी पेमेंट की है। योइची तभी सोचता है कि शायद वो 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो कि चोरी हो गए थे और इसका मतलब योइची के सभी दोस्तों में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी। टेंजी मानाबू से पूछता है कि अगर हम लोगों में से सभी ने गेम खेलने से मना कर दिया तो क्या करोगे तुम। मानाबू कहता है कि ज्यादा
कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जो तुम में से किसी एक ने मुझे 2 मिलियन पेमेंट की है वो मैं रख लूंगा, और तुम्हारे ग्रुप में से जिसके ऊपर भी 20 मिलियन येन का कर्जा है तो 20 मिलियन येन तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि सभी लोगों पर 4-4 मिलियन का कर्जा चढ़ जाएगा, उसको वो कर्जा पे करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर ये सभी लोग गेम खेलते हैं तो ये लोग अपने 4 मिलियन येन को कम कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई हारता है तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। आगे सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, और वो इस बात पर विचार कर रहे होते हैं कि आखिर हम में से गद्दार कौन है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पे है। तभी शावरागी कहती है कि हम सभी दोस्त हैं, और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है तो जरूर वो बहुत मजबूर होगा, इसीलिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हम में से कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर सारे लोग अग्री कर जाते हैं, लेकिन योइची को ये बात पसंद नहीं आती और उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मानाबू योइची को मैनिपुलेट करता है। युइची, क्या तुम अपने दोस्तों के ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, दोस्त या फिर पैसा? इस पर योइची कहता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। इसका मतलब सभी लोग ये टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मानाबू सभी लोगों को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ पर उनका पहला गेम खेला जाएगा। ये रूम एक क्लास रूम जैसा होता है और एक टेबल पर 5 तरह के टैग रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम होते हैं। मानाबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग्स को उठाओ और चेक करो कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग पर चेक करते हैं। सभी के टैग पर -4 मिलियन येन दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कर्जा होता है, और जैसे जैसे ये लोग गेम जीतेंगे वैसे वैसे उनका कर्जा कम होता जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना कर्जा किसी दूसरे को शो कर दिया तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उनका कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन वो अपना कर्जा अपने मुंह से बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। इसके बाद पहला गेम चालू हो जाता है जिसका नाम है कुरीशान गेम। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पर एक सिक्का रखा होता है। सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों के आंसर्स उनके मन में यस होंगे तो ये सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी एक का भी आंसर नो हुआ तो ये सिक्का नो पे जाएगा। ऐसे ही अगर सभी का नो हुआ और किसी एक का यस हुआ तो ये यस पे जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एक इंसान डिफरेंट आंसर सोचता है तो वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर सभी के हिसाब से सही निकलता है तो ये गेम जीता माना जाएगा। और जिसके बाद इन लोगों का कर्जा 40 लाख से 36 लाख रह जाएगा। और अगर कहीं इन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया तो इनका कर्जा दुगना भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज है, अगर 5 के 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेयर होगा जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर लगेगी पेनल्टी। गेम शुरू होने से पहले मानाबू सभी से कहता है, एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। अब हो जाता है गेम स्टार्ट। सबसे पहले बारी शीबे की होती है जो कि एक लेटर में क्वेश्चन को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने पर शीबे का रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। शीबे सभी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। सभी लोग बोर्ड पर उंगली रखते हैं और मानाबू कोकरी सान से पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या है। यहाँ पर सभी लोगों की उंगली कॉइन पे होती है जिसका आंसर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन इन सभी की उंगली मूव करती है नो पर, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि 5 में से किसी एक ने जानबूझकर नो बोला था। ये रियलाइज होने के बाद शावरागी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन योइची और टेंजी उसका मुंह दबा लेते हैं। हमें पता चलता है कि इस गेम के दौरान ये लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं, वरना आप पर पेनल्टी लगेगी। आगे दूसरा क्वेश्चन शावरागी पढ़ती है। क्वेश्चन होता है कि 1 + 1 = 2 होता है। ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इसका आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर नो हो जाता है। यानी कि फिर से किसी एक इंसान ने इसका आंसर डिफरेंट सोचा था। यहाँ पर योइची समझ जाता है कि यहाँ पर वाकई में कोई ना कोई तो धोखा दे रहा है। हमें वहाँ पर छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शीबे के मुंह पर एक चोट का निशान होता है और ये चोट उसे शावरागी ने दी होती है, क्योंकि शीबे ने शावरागी को प्रपोज किया था, जिस पर शावरागी ने उसको हिट कर दिया। इसके लिए शीबे टेंजी और योइची के पास आता है और उससे मदद मांगता है। टेंजी कहता है कि मुझे तुम्हारे लफड़े में पढ़ने का शौक नहीं है। फिर वो जाता है योइची के पास। तब योइची शावरागी के पास जाता है। शावरागी योइची से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं शीबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके रिटर्न में तुम्हें मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताना होगा जो कोई भी नहीं जानता हो। और योइची उसको एक बता भी देता है। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। टेंजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंसर नो हो जाता है।
है, यानी कि इस बार भी किसी ने फिर से डिफरेंट आंसर सोचा था। अब योइची का माथा और ज्यादा गर्म होने लगता है, उसकी सटकने लगती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग गेम बहुत ही जल्दी हारने वाले हैं। आगे योइची की बारी होती है। योइची जब क्वेश्चन पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वहाँ पर लिखा होता है कि रीडर को खुद ही चूज करना है कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि सभी लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसके बाद योइची पेपर के नीचे देखता है तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज मेंशन की होती है। अगर कॉइन यस पे जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर कॉइन नो पे जाता है तो जो रीडर होगा यानी कि योइची होगा उसका कर्जा आधा हो जाएगा। यानी कि अब हमें समझ आता है कि हमेशा नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर दोस्तों को मजबूर कर रहा है धोखा देने के लिए। योइची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि शावारागी, शीबे और टेंजी तीनों लोगों ने ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए। लेकिन ये बातें सिर्फ योइची को लग रही होती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां होती हैं जो कि एक मॉनिटर पर इन लोगों को देख रही होती हैं, और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की योइची के फेस को देखकर हंस रही होती है। वो कहती है कि योइची अपने दोस्तों पर अब शक करने लगा है, और इस पल पर योइची समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, यस पर जाए या नो पर जाए, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। दोस्तों मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जो कंडीशन योइची के लेटर में लिखी थी वो सभी के लेटर में हो, यानी कि सभी लोगों की कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, और हो सकता है कि 5वें लेटर में एक रियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कोई भी कंडीशन ना हो कि आपका कर्जा आधा होगा या नहीं। तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक ये गेम कोई भी जीत नहीं पाया है। आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि योइची सोच रहा होता है। कोकोरोगी योइची से कहती है कि मैं तुम्हें एक अपना अच्छा सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और योइची क्वेश्चन पढ़ना चालू करता है। वो पूछता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। योइची सेल्फिश ना होकर कोकोरोगी के लिए यस करता है जिससे गेम खत्म हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि यस होने की बजाय कॉइन नो पे चला जाता है, यानी कि किसी एक ने अभी डिफरेंट आंसर दिया है, जिसको देखकर योइची का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो चाहता है कि कोकोरोगी के ऊपर सारा कर्जा आ जाए। आगे बारी होती है कोकोरोगी की, जो सभी से पूछती है कि क्या हम इसके बाद अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो ये गेम सभी लोग हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से योइची वहाँ पर बोलना चालू कर देता है जो कि रूल के खिलाफ है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि सावाराकी ने किस कलर की पैंटी पहनी है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, और योइची सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई ना कोई बोले और रूल को तोड़ दे, क्योंकि योइची को ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा आधा कर लिया है, जबकि योइची ने रूल को तोड़कर अपना कर्जा दुगना कर लिया है। योइची सभी से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था, जिस किसी के पास सबसे कम कर्जा होगा गेम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कर्जा उसी के ऊपर होगा, ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। योइची ये सारी बातें झूठ बोल रहा होता है। कंट्रोल रूम में बैठी लड़की भी कहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की समझाती है कि योइची का कोई और प्लान है। योइची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी धोखा दे रहा है वो यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे हम फिर से गेम रूम पर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि ये गेम सभी लोगों ने जीत लिया है। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि योइची को देखकर नहीं लगता कि ये कोई छोटा मोटा लड़का है। अब गेम खत्म हो जाता है। योइची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना कर्जा है। टेंजी कहता है कि सभी के ऊपर सेम अमाउंट का कर्जा है, जो कि है 3.6 मिलियन, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर गेम जीतते हैं तो सबके 4-4 लाख येन माइनस कर दिए जाएंगे। टेंजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स दिखाने होंगे, जिस पर योइची कहता है नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन शावारागी और शीबे कहते हैं कि योइची तुम्हारा तो कर्जा अब तक डबल हो गया होगा, जिस पर योइची कहता है कि नहीं नहीं, मेरा कर्जा 3.6 मिलियन येन है। योइची बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। योइची कहता है कि अब हम सभी को अगले गेम के लिए रेडी होना चाहिए और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। अब मानाबू सभी लोगों को दूसरे रूम में ले जाता है दूसरे गेम के लिए, लेकिन योइची कहता है कि वो थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसका सूलेज खुला हुआ है। योइची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन योइची अभी भी वहीं पर बैठा होता है। वो अभी भी सोच रहा होता है कि अगर कोई धोखेबाज है तो सभी लोगों का कर्जा सेम कैसे हो सकता है। इसी को जानने के लिए वो टेबल पर पड़े हुए लेटर्स को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वो जान सके कि आखिरकार धोखेबाज कौन है। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक यूज की गई थी वो कुछ समय बाद अपने आप ही इरेज हो जाती है, जिसके बाद योइची को कोई भी आइडिया नहीं लगता कि आखिर धोखा कौन दे रहा है, जिसको देखकर योइची का और दिमाग खराब होता है। लेकिन तभी वहाँ पर सावारागी आती है। सावारागी योइची से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। योइची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सावारागी योइची के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है, जिस पर योइची कहता है कि हाँ। सावारागी पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है, जिस पर योइची सावारागी का नाम लेता है। योइची बताता है कि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में सावारागी ने कहा था कि हमें अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए, अगर हम में से कोई धोखेबाज है तो
हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ये सुनकर सावारागी यूइची से माफी मांगती है और वो यूइची को बताती है कि मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि गद्दार तुम हो। यूइची कहता है कि अच्छा, यानी कि मैं गरीब हूँ और मेरे माँ बाप भी नहीं है, इसलिए तुमने ऐसा सोचा था। सावारागी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यूइची को गुस्सा आ जाता है। यूइची कहता है कि तो क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ पर सावारागी यूइची से कुछ अनएक्सपेक्टेड बात कहती है। सावारागी यूइची से कहती है कि वो उसको पसंद करती है, जिसके बाद यूइची सुनकर हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। यूइची पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है, जिस पर सावारागी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम चोर हो। इसी के साथ सावारागी एक और चीज रिवील करती है। वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई, जिसकी वजह से उसको पेनल्टी के रूप में कर्जा बढ़ा दिया गया। सावारागी ये भी कहती है कि 5th क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा तो उसी के ऊपर था। सावारागी यूइची से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम एक साथ टोमोडाची गेम को जीत लेंगे। यूइची कहता है कि मुझे भी तुम पर भरोसा है। कंट्रोल रूम में लड़कियां बात कर रही होती है कि यूइची काफी ज्यादा तेज दिमाग का है, खासकर तब जब पैसों की बात हो रही हो। हम देखते हैं कि ये सारी बातें मिकासा टेंजी सुन रहा होता है। अगला गेम छत पर खेला जाना होता है। मानाबू इस बार सूट बूट पहन के आया हुआ होता है। मानाबू सभी से कहता है कि सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, चलो इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताए जाएं, लेकिन झूठ मत बोलना क्योंकि गॉड सभी को ऊपर से देख रहे हैं। इस गेम का नाम हमें बताया जाता है बैड माउथ सुगोरोकू। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है, जहाँ पर नोट पैड दिया गया है और यहाँ पर इन सभी लोगों को नोट पैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है और नोट पैड में लिखने के बाद उस पर्ची को इन्हें एक बॉक्स में डालना होता है। जैसे ही ये पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे तब मानाबू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चिट में लिखी हुई बातों को सबके सामने पढ़ेगा, जिसका सर्वे ऊपर गॉड करेंगे। गॉड यानी कि वो लोग जो इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को चलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर गॉड बताएगा कि किसको कितनी स्टेप्स लेनी है। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है, इस गेम को जीतने के लिए किसी भी एक मेंबर को गोल पर पहुंचना होगा, जिससे सभी लोगों का 4 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग बोर्ड पर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन दिए जाएंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे, बट उसको और कर्जा मिल जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। मानाबू आगे कहता है कि आप लोग जितना चाहे उतनी बातें अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे सीवे बिग पहनता है और कोकोरोगी डी कप ब्रा पहनती है। लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके आगे खड़ा होना होगा जो सबसे आगे खड़ा है। आप लोग चाहो तो ब्लैंक चिट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसीलिए अपने सारे दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। ये सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। इस पर मानवू कहता है कि तुम चाहे तो कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो। अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तो गॉड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिसके बाद सभी लोग सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस पर शिवे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। योइची और उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैंक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और पहली बार सभी की पर्ची ब्लैंक होती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग एक स्टेप बढ़ते हैं तो इन सभी पर 1 लाख येन का कर्जा बढ़ जाता है। यहाँ पर योइची हिसाब लगाता है कि सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी लोगों पर एट द एंड 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। सेकंड राउंड होता है और उसमें भी सभी लोगों ने अपनी पर्ची खाली छोड़ी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार इनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ जाता है। ये देखने के बाद सभी का मुंह बहुत ही अजीब हो जाता है और मानाबू मुस्कुरा रहा होता है। मानाबू कहता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तुम लोगों ने 2 स्टेप ही तो पूरी करी है और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। मानाबू कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ, जो भी इंसान सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि एक साथ बढ़ना बेवकूफी है। सावारागी मानाबू के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम बस हमें उल्लू बनाए जा रहे हो। आगे हम देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है। हम देखते हैं कि 4 पर्ची खाली होती है और 1 पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है। उसमें लिखा होता है कि सावारागी योइची को पसंद करती है। और यहाँ पर एक और बात लिखी होती है, सावारागी और टेंजी एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद होता है गॉड सर्वे, जिसके बाद ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है और सावारागी को
5 पॉइंट चलने के लिए कहा जाता है और बाकी सभी को सिर्फ एक स्टेप चलना होता है जिस पर बाकियों का कोई भी पॉइंट नहीं कटता। अब हम देखते हैं कि आपस में इन लोगों की बहस चालू हो जाती है क्योंकि शिबे सावारागी को पसंद करता है, सावारागी युइची को पसंद करती है, जिस पर शिबे युइची के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। टेंजी शिबे को समझाता है कि जलो मत। शिबे टेंजी से कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। टेंजी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सावारागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो टेंजी, क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावारागी क्लियर करती है कि वो और टेंजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। सावारागी के डैड पुलिस ऑफिसर हैं और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में ही उनके पापा आपस में दोस्त थे। सावारागी और टेंजी के फादर ये चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी आपस में ही हो जाए, इसीलिए वो दोनों लोग डेटिंग करने का नाटक करते थे। सावारागी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले मर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था, लेकिन पिछले साल बाई चांस टेंजी और सावारागी एक ही स्कूल में आ गए। ये बात सुनकर शिबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। शिबे कहता है कि हाँ, ये कोई डेटिंग नहीं हुई, ये तो बस झूठ बैठ का ड्रामा चल रहा था। यहाँ पर मानाबू कहता है हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हो। टेंजी कहता है कि मुझे सावारागी तुम पसंद थी और मुझे तुम आज ही पसंद हो, और वो शिबे को चिल्लाने लगता है तुम सावारागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो, जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तब तब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। टेंजी को ऐसा लगता है कि वो सारी बातें शिबे ने ही लिखी थी पर्ची में। शिबे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मुझे तो अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। शिबे और टेंजी आपस में शक करने लग जाते हैं और बहस करने लगते हैं। शिबे टेंजी को मारने वाला होता है, तब योइची वहाँ पर बीच में आ जाता है और मामले को शांत कराता है। योइची कहता है कि अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो उसको अपसेट मत करो। अब वहाँ पर दूसरी तरफ कोकोरोगी सावारागी से कहती है तुम योइची को पसंद करती हो, मुझे लगता है कि योइची तुम्हें पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि 4th राउंड चालू हो जाता है। सबसे पहले योइची लिखने जाता है। योइची रूम से बाहर आता है और सावारागी से कहता है मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है, अगली बारी होती है सावारागी की। और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं। हम देखते हैं कि इस बार 3 पर्ची भरी होती है। पहली पर्ची में लिखा होता है कि शिबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ सोता था। दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि योइची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं आया था, और तीसरी पर्ची पर लिखा होता है कि सावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप बढ़ते हैं। शिबे सावारागी से पूछता है क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है। सावारागी कहती है कि अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ दोगे। आगे हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड होता है और गेम में सिर्फ एक ही पर्ची लिखी गई होती है, लेकिन ये पर्ची काफी हैरान करने लायक होती है। पर्ची में लिखा होता है कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वो अपनी बॉडी को सेल कर कर पैसे कमाया करती थी। हम देखते हैं कि ये बात जब सामने आती है तो कोकोरोगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से रोने लग जाती है। तभी कोकोरोगी सावारागी को अक्यूज करते हुए कहती है कि तुम्हें ही मेरे बारे में पता था, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुमने ये सारी चीजें क्यों लिखी। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं सावारागी कोकोरोगी को समझा रही होती है कि ये बात उसने नहीं लिखी है। सावारागी के कई बार कहने पर भी कोकोरोगी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर शिबे ये बात सोचने लग जाता है और कहता है कि कोकोरोगी की शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये वर्जिन नहीं है, इसका कैरेक्टर इसके पास्ट से रिलेट नहीं करता है। शिबे की ऐसी बातें सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और टेंजी शिबे के पास आकर उस पर चांटा मारता है। टेंजी शिबे से कहता है कि एक लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद टेंजी योइची से कहता है कि तुम कोकोरोगी को संभालो। आगे हम देखते हैं कि टेंजी और सावारागी साइड से हो जाते हैं, वहीं योइची कोकोरोगी को संभाल रहा होता है और शिबे अलग खड़ा होता है। कोकोरोगी आगे योइची से कहती है कि यहाँ पर जितनी बुलिंग मेरे साथ हो रही है उससे ज्यादा बुलिंग मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। उसके बाद हमें कोकोरोगी का पास्ट दिखाया जाता है। कोकोरोगी जब जूनियर हाई में थी तब उसे काफी बच्चे बुलिंग करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहा करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताए। कोकोरोगी इतनी ज्यादा परेशान थी, उसके बावजूद भी ना तो उसके दोस्त और ना ही टीचर उसकी हेल्प करते थे, लेकिन उसने फाइनली बुलिंग को रोकने के लिए एक तरीका ढूंढा, वो था पैसे दे देना। जब जब वो उन लोगों को पैसे देती थी जो उस पर बुलिंग करते थे तो वो शांत हो जाते थे और कोकोरोगी के साथ अच्छे से बिहेव करते थे और साथ में हंसते खेलते भी थे। इसलिए कोकोरोगी को ऐसा लगने लगा कि उसको अब पैसे की बहुत जरूरत है और उसे सिर्फ पैसे ही बचा सकते हैं, लेकिन वो जूनियर हाई में थी इसीलिए उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। इसीलिए कोकोरोगी कई सारे तरीके ढूंढने लगी पैसे कमाने के लिए, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि वो कोकोरोगी से बात करना चाहता है और वो धीरे धीरे कोकोरोगी के साथ घूमने लगता है। वो लोग पार्टीज करते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों लोग काफी ज्यादा क्लोज भी हो गए थे। हम देखते हैं कि वो आदमी कोकोरोगी को कई तरह के कपड़े पहनाया करता था और उसकी फोटो भी खींचा करता था। शुरू में ये बात कोकोरोगी को नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक दिन वो आदमी कोकोरोगी से कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। अभी तक ये आदमी कोकोरोगी के साथ जो भी करता था, घूमता था, फिरता था, डिनर करता था, उसके वो कोकोरोगी को पैसे दिया करता था, यानी कि कोकोरोगी एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह थी। लेकिन जब उसने कोकोरोगी के साथ टच करने की बात की तो कोकोरोगी हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि योइची उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सब किया जो मैं सोच रहा हूँ। कोकोरोगी समझाती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वहाँ से बच निकली। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मानाबू आ जाता है और टॉन्ट मारकर कहता है मुझे तो यकीन ही
नहीं हो रहा, कैसा भी हो सकता है, हैं? जिसको सुनकर कोकोरोगी और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बार बार कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो भी कहा वो सच कहा है। और वो कहती है यूइची से कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अब इस पॉइंट पर अगर यूइची कोकोरोगी पर भरोसा नहीं करेगा तो कोकोरोगी बहुत ही ज्यादा टूट जाएगी। हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम पर दो लड़कियां होती हैं, जिसमें से एक का नाम मारिया होता है और दूसरे का नाम सुकीनो होता है। मारिया सुकीनो से पूछती है कि क्या वर्जिनिटी इतना मैटर करती है। सुकीनो कहती है कि हर इंसान अपने आप को अच्छा ही समझता है, चाहे उसने कितने ही गंदे काम किए हो। आगे हम देखते हैं कि यूइची कोकोरोगी से कहता है कि तुम्हारे साथ जूनियर हाई में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा कहकर यूइची कोकोरोगी के कान में कुछ सीक्रेट बात कहता है जो कि हमें आगे पता चलेगी। ये देखने के बाद मारिया सुकीनो से पूछती है कि आखिर यूइची ने क्या बोला है, जिस पर सुकीनो कहती है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। सुकीनो कहती है कि यूइची को देखकर मुझे ये पता लग गया कि यूइची भी कोई दूध का धुला नहीं है और पक्का यूइची के पास में कुछ तो डार्क चीजें हैं। आगे कोकोरोगी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो चाहती है कि यूइची उसके साइड में रहे और कोकोरोगी अभी भी सावारागी को ब्लेम करती है। सावारागी फिर से अपनी सफाई देती है, लेकिन कोकोरोगी कहती है कि उसे उस पर अब भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि टेंजी सावारागी से पूछता है कि आखिरकार कोकोरोगी के साथ क्या हुआ था, जिस पर सावारागी कहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा ही मालूम है। और वो बताती है कि हाई स्कूल के शुरू होने के बाद जब वो एक जगह जा रही थी तब उसने कुछ लड़के देखे जो कोकोरोगी को बुलिंग कर रहे थे, तब उसने कोकोरोगी की हेल्प की थी। लेकिन तभी एक लड़का कहता है कोकोरोगी एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तब सावारागी ने कोकोरोगी से अकेले में पूछा कि वो लड़का ऐसा क्यों कह रहा था। तभी कोकोरोगी ने सावारागी को बताया था। तो इस पॉइंट पर केवल ये बात सावारागी को ही पता थी। सावारागी टेंजी से कहती है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। और हम देखते हैं कि टेंजी, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो हैं। टेंजी कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर सावारागी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रिलैक्स फील करती है। हम देखते हैं कि सीबे साइड से बैठा होता है और इन दोनों की बातें सुनकर वो थोड़ा अपसेट होता है। अब कंट्रोल रूम में मारिया और सुकीनो ये सोच रही होती है कि आखिर इनमें से कौन ऐसा है जो इन लोगों को धोखा दे रहा है। तो वो लोग बैठकर गैस करने लगती हैं कि कौन हो सकता है। सुकीनो कहती है कि देखो सीबे तो पहले से ही अमीर है, इसीलिए वो लव और फ्रेंडशिप को ऊपर रखेगा। मारिया कहती है कि हो सकता है कि सावारागी सबको पागल बना रही है और धोखेबाज वही है क्योंकि वही ऐसी है जिसको सबके बारे में सब कुछ पता है। और ऐसा भी हो सकता है कि धोखेबाज यूइची है। लेकिन हमें तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी का मुंह छिपा होता है और वो कह रहा होता है फाइनली अब दोस्ती टूटने वाली है। आगे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें वही दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सावारागी ने स्कूल ट्रिप के लिए सभी लोगों से पैसे लिए थे। सावारागी कलेक्टेड अमाउंट यानी कि 2 मिलियन येन को टीचर के रूम के पास ले जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि सावारागी तुम्हें टीचर ने बुलाया है। सावारागी कहती है कि अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सावारागी थोड़ी देर के लिए वो पैसे अपने लॉकर में डाल देती है और उसको अच्छे से लॉक भी करती है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई एक शख्स सावारागी के लॉकर के पास बढ़ता है, लेकिन तभी वो कोकोरोगी से टकरा जाता है। जो बंदा कोकोरोगी से टकराया था उसके चेहरे पर पेन का निशान बन जाता है जो कि कोकोरोगी के हाथ में होती है। कोकोरोगी इस चीज के लिए उससे माफी भी मांगती है। फिर हमें वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है। उसके बाद कोकोरोगी उस अननोन पर्सन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है, जिस पर वो अननोन इंसान कहता है कि नहीं नहीं, काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। हम देखते हैं कि उस अननोन पर्सन के पास वही 2 मिलियन येन होते हैं जो चोरी हो चुके होते हैं, यानी कि यही वो पर्सन है जिसने चोरी की थी। कोकोरोगी वहाँ पर नोटिस करती है कि उस अननोन पर्सन के चेहरे से खून निकल रहा होता है। अननोन पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर गेम अभी तक आगे नहीं बढ़ा होता है। यहाँ पर फिर से हमें अननोन पर्सन की आवाज सुनाई देती है। आवाज आती है कि सावारागी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी क्योंकि जूनियर हाई में उसको एक स्कार आ गया था और सावारागी की इतनी ज्यादा पर्सनल डिटेल सिर्फ मेरे पास ही हो सकती है। अब उसके बाद हमें फाइनली वो शख्स दिखाया जाता है जो अननोन पर्सन की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, जो अननोन पर्सन जिसने 2 मिलियन येन चुराए थे, जो अननोन पर्सन जिसने ये गेम में सभी लोगों को ढकेला था, वो कोई और नहीं बल्कि मिकासा टेंजी होता है। टेंजी ही वो बंदा है जो चाहता है कि इन सभी की दोस्ती टूट जाए। टेंजी ने सावारागी को एक गिफ्ट किया था जो कि एक की रिंग होती है, उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो कि ऑल टाइम सारी बातें कैप्चर करता है और टेंजी सारी चीजें सुनता रहता है। इसीलिए टेंजी को कोकोरोगी का पास्ट पता होता है। टेंजी को ये भी पता होता है कि सावारागी अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। आगे हम देखते हैं कि टेंजी और सावारागी आपस में बात कर रहे होते हैं कोकोरोगी के बारे में कि आखिरकार वो कौन शख्स हो सकता है जिसने ये बात लिखी है, जिस पर टेंजी सावारागी को मैनिपुलेट करते हुए कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और वो मनी मन में कहता है कि वो मैं ही था जिसने लिखा है, मुझे पता है वो तुम नहीं थी। सिर्फ कोकोरोगी नहीं, मैंने ही सभी के बारे में अंड संड चीजें लिखी थी। टेंजी सावारागी से कहता है
हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। टेंजी का प्लान यह है कि वो सावारागी और कोकोरोगी के बॉन्ड को तोड़ दे। इसीलिए वो सावारागी से कहता है कि हो सकता है वो लिखने वाला शख्स कोई और नहीं कोकोरोगी ही है। ये सुनकर सावारागी टेंजी की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन टेंजी अपनी बात को प्रूव करने के लिए और सावारागी को मैनिपुलेट करने के लिए ये कहता है कि हो सकता है कि कोकोरोगी सिंपैथी पाना चाहती हो, क्योंकि कोकोरोगी को यूइची पर क्रश है, लेकिन तुम यूइची को पसंद करती हो और शायद यूइची भी तुम्हें पसंद करता है। और इसी के साथ कोकोरोगी को ये भी पता है कि तुम मुझसे सुंदर हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी सावारागी अभी भी ये बात नहीं मान रही होती है कि कोकोरोगी अपने बारे में ये सब चीजें लिख सकती है, जिस पर टेंजी सावारागी को और ज्यादा मैनिपुलेट करने के लिए कहता है। यूइची काफी अच्छा और सीधा लड़का है, और अगर कोई लड़की उससे मदद मांगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी हेल्प करेगा, भले ही यूइची किसी दूसरी लड़की को पसंद क्यों न करता हो। टेंजी की ये बातें सुनने के बाद सावारागी टेंजी से कहती है कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यहाँ पर टेंजी भी परेशान हो जाता है कि इसने ये क्या पूछ लिया, जिस पर टेंजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है यार। इस पर सावारागी कहती है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगी। आगे फिर से गेम चालू हो जाता है और यूइची टेंजी को पहले जाने के लिए कहता है, और टेंजी बिना कुछ कहे चला भी जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता